अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अप्सा कोमल। पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर पेश आए हैं जिसकी वजह से आजकल इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत ही संजीदा सवालात ने जन्म लिया है। बल्कि ये सवालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो एक नुमाइंदा तंजीम है इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान में, उन्होंने भी इंतहाई तशवीश का इजहार किया है मुख्तलिफ हवालों से। एक तो जो कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन की मुलाजमत का मामला है, इसको गैर कानूनी करार देने का मुतालबा दोहराया गया है सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों के तनाजुर में। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहां पर कम उम्र बच्चियों के घरेलू मुलाजमत के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए उसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। तो इसी तनाजुर में ये मुतालबा सामने आया है। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों को अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अहद करने के हवाले से भी मुतालबा किया गया है कि सियासी जमातें इस बात पर जोर दें कि जो वाक़या जनावाला में पेश आया उससे पहले श्रीलंकन शहरी के साथ पेश आया और बेतहाशा इजाफा हुआ इस किस्म के वाक़यात में पिछले कुछ अरसे में। सो इस पर सियासी जमातें जो है वो कोई असूली फ़ैसला करें और इसके ऊपर बात करें। फिर एक और मुतालबा है और बहुत अहम मुतालबा है, वो है PTI की गिरफ्तार ख़वातीन वर्कर्स की हिरासत में जिस तरीके से उनको रखा गया है उसकी शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए गए हैं और शफाफियत को मलहूज़े खातिर रखने का मुतालबा किया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो अपनी ताज़ा प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें PTI की ख़वातीन की गिरफ्तारी के हवाले से कहा गया है कि इनकी गिरफ्तारी को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर अब तक ये बात वाज़े नहीं हो सकी कि इस वक्त जेल में कितनी ख़वातीन कैद हैं, उन पर इल्ज़ामात की नौयत क्या है और वो एग्जैक्टली कहाँ पर कैद हैं। इस बात पर कहा गया है HRCP की तरफ से कि ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। इस प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि कमीशन को याद दहानी करवाई गई है उनकी तरफ से कि मजमुआ जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसका सेक्शन 167, इसकी रूह से अगर देखा जाए तो ख़वातीन को संगीन जराइम के अलावा किसी और मामले में रियासती तहवील में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली मारूफ तंजीम है औरत मार्च, उन्होंने भी जो PTI की ख़वातीन हैं उनकी तवील हिरासत के ऊपर काफ़ी परेशानी की बात की है और उन्होंने मुज़ाहरा किया है और कहा है कि ये सियासी इंतकाम और तमाम ख़वातीन को खामोश कराने की एक कोशिश है। इसको उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तनाजुर में देखा है और इन ख़वातीन से इज़हार यकजहती की है। सो इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है। अगर हम अपडेट की बात करें जो ख़वातीन ज़ेर हिरासत है उसमें PTI की रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा का कल मज़ीद 11 रोज़ का जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ, जबकि उनकी जो सियासी एक्टिविस्ट हैं खतीजा शाह और सनम जावेद, इन समेत दीगर ख़वातीन के जुडिशल रिमांड पर उनको 26 अगस्त तक जेल भेजा गया है। सो हम इस बारे में आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे और उन शख्सियात से करेंगे जो बहुत बेहतर तरीके से जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जानते हैं। एक तो ये कि क्या ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 167 जिसका HRCP ने हवाला दिया है, क्या इसको मलहूज़े खातिर रखने कर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम करने होंगे। बयानात हम बहुत देखते हैं और आज भी जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है उनका बहुत संजीदा और बड़ा सख्त बयान आया है इस हवाले से और बेसिकली कितना इजाफा हुआ है पिछले कुछ अरसे में, क्या रुझानात हैं, वजूहात क्या हैं जो हम देखते हैं कि अक़लियतों के हवाले से उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे वाक़यात में इजाफा हुआ है और होशरुबा इजाफा अब देखा गया है। इन सब चीज़ों के अलावा बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे से ये बहस कर रहे हैं और हमारे बहुत से तज्ज़ियाकार भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल है एक शफाफ इलेक्शन। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों का शेड्यूल आप जानते हैं जारी कर चुका है। इन प्रोग्राम्स के अंदर हम बहस भी कर चुके हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात की तैयारी के लिए जो इलेक्शन की हतमी तारीख होगी और आगे का तरीक़ाकार होगा उसके लिए बड़ी सियासी जमातों के सरबराहों को मुशावरत के लिए दावत दे दी है। दूसरी तरफ आज सदर मुमलिकत ने एक और सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए आप मुलाकात करें। सदर मुमलिकत ने अपने ख़त में उनको लिखा है कि 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इसमें भी हम बात करेंगे कि क्या जो नई इलेक्शन तरामीम हुई हैं उसके बाद सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार भी है कि वो तारीख़ के हवाले से कुछ तय कर सकें और फिर सदर मुमलिकत क्या पाबंद कर सकते हैं किसी भी तौर पर 90 दिन के लिए इलेक्शन करवाने में, या फिर ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास ही है जो नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर चुका है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए जिन मौजू मेहमानों को हमने दावत दी है, हिना जिलानी साहिबा हमारे साथ हैं, आप चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहब इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं और वकील हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब सीनियर माहिर कानून और साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार,
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हिना जिलानी साहिबा, मैं पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। पहले जो ख़वातीन कैदियों के हवाले से कंसर्न्स HRCP ने रेज़ किए हैं, इससे पहले हमने देखा था कि कुछ सवालात उठे थे इन ख़वातीन के साथ जेल में कैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। उस पर तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनसे मुलाकातें भी की थी और बहुत सी खबरों को गलत करार दिया था। अब आप क्या कह सकती हैं, जो जिस तशवीश का आप लोगों ने इजहार किया है वो किन ग्राउंड्स के ऊपर है ख़वातीन कैदियों के हवाले से? देखिए, जो ग्राउंड्स हैं जिनकी हमें तशवीश है वो ये है कि 3.5 महीने गुजर गए हैं इन खवातीन को ज़ेर हिरासत लिए हुए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको एडहियर किया जाए, कोई भी हो, किसी ने कोई भी क्राइम किया हो, कि 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स क्या कौन सी अदालतों में गई हैं, कोई लिस्टें जो हैं वो न सिर्फ खवातीन बल्कि जो दूसरे हजरात भी हैं जिनको इस 9 मई के हवाले से पकड़ा गया है, उनकी कोई कंफर्म लिस्टें हों, उनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस के क्या स्टेजेस हैं, कौन सी अदालतों में उनको पेश किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, इतने लोगों को जिनको पकड़ा हुआ है इन्होंने, सबका एक ही जुर्म तो नहीं होगा, कुछ लेवल्स होंगी जिनके उनकी जो सेंटेंसेस है वो डिटरमिन करती होंगी सीरियसनेस ऑफ द जराइम। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाए। हमने जो तफ्तीश की अपनी खवातीन के साथ ट्रीटमेंट के हवाले से, तो उस पर तो हमारी जो वेरिफिकेशन अब तक है वो मेरा ख्याल है कि बहुत क्लियरली सामने आ गई है। हमने कोई टॉर्चर डिस्कवर नहीं किया, कोई मेल ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं की, बल्कि मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई इन खवातीन के शऊर पर कि वो टॉर्चर समझती हैं कि हमें जेल में डालना ही टॉर्चर है। तो अब तक तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता कभी किसी वक्त कोई चीज़ नज़र आएगी तो फिर हम देख लेंगे। हमें तो किसी डायरेक्टली कंसर्न्ड खातून ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिसको हम टॉर्चर या मिसट्रीटमेंट कह सकें। खतीजा, आप एक सियासी एक्टिविस्ट को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं और इन मामलात को के ऊपर गहरी नज़र रखती हैं। अब जो हिना साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं उससे तो बज़ाहिर लगता है कि सबको एक अंधेरे में ही रखा हुआ है। बेशक इन मामलात की नौयत भी बहुत संगीन है, रियासत बहुत संजीदगी से डील कर रही है इस वाक़े को, और हवाला भी दिया जाता है कि दुनिया में कहीं भी इस किस्म के वाक़यात होते तो इसी किस्म का रद्द अमल सामने आता रियासत की तरफ से। आप क्या कहेंगी, क्या आपके कंसर्न्स क्या हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो अभी हिना साहिबा ने कहा कि टॉर्चर की एलिगेशन जितनी भी थी रिफ्यूट की गई। मेरा इसमें सिर्फ एक कंसर्न है जो कि बहुत जेन्युइन है कि इन खवातीन की जो बेल पिटिशंस हैं, जो इनकी बेल एप्लीकेशंस हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट में 2 माह से ज्यादा हो गए हैं पेंडिंग हैं, उन पे एजुडिकेशन क्यों नहीं हो रही? राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, हमारा एक्सेस टू जस्टिस जो है वो बुनियादी हकूक के जुमरे में आता है। इन खवातीन को अगर इनके केसेस सुने ही नहीं जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, जो इनका एक स्टैट्यूटरी राइट है, जो कानून देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स देती हैं। जाहिर जाफर की वालदा को इस ग्राउंड पे सेक्शन 497 के फर्स्ट प्रोवाइजो के अंडर उनको बेल मिली कि चूंकि वो खातून है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि क्या इनके खिलाफ एविडेंस है, हम ये नहीं देखेंगे कि इनका बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उनको एज ऑफ राइट बेल उनको गारंटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस दिन इनकी तारीख होती है उस दिन या तो स्टेट का जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जिसने सारा जो है केस बनाया है वो जो है अवेलेबल नहीं होता। लास्ट हियरिंग पे मंडे को ये हुआ था कि वो लंदन चले गए हैं, वो अवेलेबल नहीं है। उससे पहले ये हुआ था कि जी बेंच अवेलेबल नहीं है, जजेस अवेलेबल नहीं है, और उससे पहले केस ही फिक्स होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ये जो है एक्सेस टू जस्टिस के मुतरादिफ है, ये उनका फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है। मेरा सिर्फ बुनियादी ये है कंसर्न कि अगर कानून आपको एक राइट देती है तो आप क्यों डिलिबरेटली डिले करें? देखिए, अगर इन खवातीन के खिलाफ बेतहाशा एविडेंस है तो आप चालान सबमिट करें और आप ट्रायल स्टार्ट करें। आप 3 महीने हो गए, आपकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, 3 महीने हो गए, आपने चालान सबमिट नहीं कराया एंटी टेररिज्म कोर्ट में। अब आके स्टेट को याद आ गया कि ओ इन लड़कियों को तो सिर्फ 5 दिन का रिमांड मिला था, फिजिकल रिमांड पुलिस को, उन्होंने अब आके 3 महीने के दौरानिए के बाद उसको चैलेंज कर दिया। क्यों?
تاکہ صرف جو بیل کی پروسیڈنگز ہیں وہ ڈیلے ہوئے، ان پہ ایک مزید ہالٹ لگ جائے. تو مجھے بہت امید ہے کل ہمارا دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوئے، اور ججز نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے انکریجمنٹ دی تھی کہ ہم اس ہیئرنگ پہ چاہے پروسیکیوٹر ہو نہ ہو، ہم ایک فری اینڈ فیئر جو ہے آپ لوگوں کو ہیئرنگ کا موقع دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ ان کے کیسز جو ہے ڈیسائیڈ ہوئیں گے، کیونکہ بیلز ان کی ایز آف رائٹ ان کو اویلیبل ہے ان کے پاس قانونی طور پہ. صلاح الدین صاحب، ٹرائل ابھی تک سٹارٹ نہ ہونا جیسے خدیجہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سوال اٹھاتا ہے یا ایک کوئی عمومی طریقہ کار ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصاف حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے؟ یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ رویہ آپ کو اسپیسیفکلی جو عورت مارچ کی بھی میں نے پریس ریلیز کا حوالہ دیا، ان خواتین کے ساتھ وکٹمائزیشن کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں، یہ ایک عمومی طریقہ کار جو ہمارے اس کا ہے انصاف کی فراہمی کا؟ اور دوسرا، اب جس قانونی سیکشن کا حوالہ دیا جا رہا ہے جس میں خواتین کو سنگین جرائم کے علاوہ کسی اور معاملے میں ریاستی تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا، اب یہ جو جرائم ہیں 9 مئی کے، ان کو بھی تو ریاست سنگین ترین جرائم کہہ رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ان میں جو ٹرائلز وغیرہ یا جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جن میں بہت اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، اور میری رائے میں تو صحیح اٹھائے جا رہے ہیں. سب سے پہلا، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اب جو ایک ایشو ہے کہ ان کی کیا آرمی ایکٹ کے تحت ان کی ٹرائلز ہو سکتی ہیں، کورٹ مارشلز ہو سکتے ہیں ایٹسیٹرا، اب وہ والا جو ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بے شک عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوگی، مگر وہ ایشو ریزولو کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ جو ان قیدیوں کے حقوق ہیں اور جو ان کے پاس ابیلٹیز ہیں، چاہے وہ بیل کی ہوں یا ویسے ان کے جو رائٹس ہیں، وہ بڑے اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ آیا ان کی سویلین کورٹس میں ٹرائل ہوگی یا کورٹ مارشل میں ٹرائل ہوگی. وہ فوری طور پہ فیصلہ ہونا چاہیے. میری رائے میں تو جس طریقے سے ایک آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو بہانہ بنا کے ان لوگوں کے خلاف ملٹری ٹرائلز کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس قسم کا اٹیک ہوا 9 مئی کو اپنا ان تمام انسٹالیشنز پہ، اس میں بے شک آپ اس میں رائٹنگ کی دفعہ لگائیں، آپ اس میں بے شک اینٹی ٹیررزم کی شک انکلوڈ کریں، وہ ایک سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ کہنا کیونکہ اس وقت تو کم سے کم جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ تھا وہ بیسکلی اس کا سکوپ تھا کہ جاسوسی، اگر کوئی سویلین بھی جاسوسی میں ملوث ہے تو پھر اس کو بھی ملٹری ٹرائل کے تحت سزا ہو سکتی ہے وغیرہ. مگر یہ کہنا میری نظر میں تو کم سے کم مذائقہ خیز ہے کہ جو وہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، اور بے شک بہت سنگین جرائم انہوں نے کیے تھے، مگر ان کو جاسوسی میں شامل کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی بات. باقی جو ایسپیکٹس ہیں، جہاں تک بیل کے معاملات ہیں، یہ بالکل ہمارے قانون میں خواتین کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے بیل کے معاملات میں، اور جس طریقے سے ان کے مقدمات، چاہے وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہوں یا دیگر جو کیسز میں جو التوا کے شکار رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل غلط ہے. ان کی بیل جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ فوری طور پہ فیصلے ہونے چاہیے. ہینا صاحبہ، اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹ پچھلے کچھ دنوں میں دوبارہ چھڑی ہے جب سے پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا سوشل میڈیا کے اوپر. وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا طریقہ کار تھا، کس طریقہ کار کے تحت ان کو چلنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن آپ کے بھی کوئی کنسرنز ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو مختلف شقیں ہیں اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ یہ 9 مئی کے واقعات اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کریک ڈاؤن ہی تھا؟ اس کے کنٹینٹس پر جو ترامیم ہوئی اس میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں، ہم سمجھتے ہیں ایک برے قانون کو مزید برا بنایا گیا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے لیے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے اور کس کے لیے نقصان میں جاتا ہے. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ آل ٹوگیدر کس حوالے سے ایک بنیادی حقوق جو ہیں اور فنڈامنٹل فریڈمز جو ہیں ان کو کس طریقے سے کنسٹرین کرتا ہے.
मेरी तो सिर्फ यहाँ नजर है, लेकिन मैं एक अहम बात कर दूँ, ये जो सदर की तरफ से सूरत हाल पैदा की गई है, मैं समझती हूँ इसमें बहुत जरूरी है कि हम सदर के कॉन्डक्ट को और के उन्होंने क्या किया है उसको इन कवानीन के मौजूदा स्टेटस और लीगैलिटी से अलग करके देखें। देखिए, बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और उसका एक तरीका बताया गया है कि उसको किस तरह परफॉर्म करना है। मेरे बहुत से साथी जो मेरी तरह इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरमीम के खिलाफ हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उसको हम नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ये ड्रैकोनियन कवानीन तो कम से कम अब एक मशकूक हो गए हैं इनकी लीगैलिटी। मगर मैं ये समझती हूँ ये सही और दानिशमंदाना सोच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये चैलेंज हो और मैं चाहती हूँ कि ये कवानीन जो हैं इनकी लीगैलिटी जो है वो ना मानी जाए, लेकिन बात यह है कि आप एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है एक प्रेसिडेंट की, इसका कंडक्ट जो है वो कल को कोई और प्रेसिडेंट किसी अच्छे कानून के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और बहाना बना सकता है कुछ ना करने का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि उनको एक ख़ास तरीके से ही कवानीन के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो उठाने हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ज़रा सोच के बात करनी चाहिए, और उम्मीद है कि ये जो कवानीन हैं इनके ऊपर अगली भी कोई अगर आने वाली पार्लियामान है, वो अगर इसको लीगल इस वक्त करार भी दे दिया जाए तो उसको रिव्यू करेगी। बिल्कुल सही। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब ये तो अहम तरीन मामलात हैं, लेकिन मजहबी अक़लियतों के हवाले से भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही वक्त में बहुत सारे ऐसे मामलात शुरू हो चुके हैं, हम जब समाज के हवाले से बात करें जो डिबेटेबल हैं। तो एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और सदर मुमलिकत की जब बात हो रही है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा है उसकी क्या हैसियत है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जड़ावाला में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसने अक़लियतों के पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उस हवाले से बहुत संजीदा सवालात उठा दिए हैं। ना सिर्फ मुल्क के अंदर लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं इन वाक़यात के ऊपर, बल्कि दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत सख्त सवालात उठ रहे हैं। अब सिर्फ इतना नहीं है, ये वाक़या है जो भरपूर तरीके से मीडिया में रिपोर्ट हुआ, ये रुझानात बहुत बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। इसकी क्या वजूहात रही हैं? हिना साहिबा की तरफ, अच्छा मैं पहले ये बात खदीजा आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। अच्छा हिना साहिबा, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी, क्योंकि ये 25 जुलाई की HRCP की रिपोर्ट आखिरी जो हमें अक़लियतों के हवाले से मिली है उसमें तो बहुत संजीदा सवालात उठाए गए थे, लेकिन उसके बाद आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तब तक भी जो वाक़यात पेश आ चुके हैं उन्होंने भी हिला कर रख दिया है पूरी कौम को। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इतलात हमारे पास नहीं है कि पिछले चंद सालों के अंदर ब्लास्फेमी लॉज के अंडर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसकी भी तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ है? तो कोई स्टैट्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें, और इस रुझान में अचानक जो बेपनाह इजाफा हुआ है इसकी कुछ वजूहात अगर आप लोग जान सकें हो तो वो शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं एग्जैक्टली जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो आपको नहीं दे सकती, लेकिन ये मैं कैटेगोरिकली कह सकती हूँ कि इन ये जो ब्लास्फेमी के केसेस में तो इजाफा हुआ है, और पर्टिकुलरली अहमदिया कम्युनिटी की जो एक्यूजेशंस हैं वो अहमदी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के ख़िलाफ़ हैं। और जो वाक़या यहाँ पर नज़र आ रहा है जड़ावाला में, तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक अंदोनाक वाक़या नहीं है, ये एक ख़तरे की घंटी है जो बड़े अरसे से बज रही है। मैंने ऐसी बहुत सी रिग्रेटेबली मिशंस की हैं, आप शांति नगर ले लें, जोसेफ कॉलोनी ले लें, सांगला हिल ले लें, इन सारे वाक़यात में यही घंटियाँ बज रही थीं और हम बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जो वेपनाइज किया गया है ब्लास्फेमी लॉज को, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की तरफ से नहीं है, और इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स में ही सिर्फ ब्लास्फेमी के चार्जेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता वेंजेंस लेने के लिए। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज जत्थे पैदा हो गए हैं जो माइनॉरिटीज़ को अटैक कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, और ये जत्थे ज़्यादातर या तो उन पार्टीज़ के साथ अफिलिएटेड हैं जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कोई, जिनका एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है, और वो अपने लिए, चूँकि पहले वो बैंड होते थे या उनमें ऐसे इंडिविजुअल्स अब आ गए हैं जो बैंड पार्टियों से, जो अब इनको जो एक पॉलिसी के तहत मेन स्ट्रीम करने की सो कॉल्ड पॉलिसी बनाई गई थी, जो कि नहायत गलत
اور مسکنسیوڈ تھی، وہ اب اپنی پولیٹیکل جو ایک ویٹ ہے اس کو بنانے کے لیے اور اپنی ویزیبلٹی دکھانے کے لیے اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں. یہ میری کنکلوژن ہے آفٹر ہیونگ سین دس ٹرینڈ فار سچ اے لانگ ٹائم. اور میں سمجھتی ہوں جڑاوالا میں بھی یہی ہوا ہے. اور اس سلسلے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دوسرے دن ہی وہاں پہنچ گئے تھے اور ہم نے بڑی ایکسٹینسولی دیکھا. حالانکہ ہمارا پرائمری مقصد تو جانے کا سولیڈیرٹی شو کرنے کا تھا، تاکہ وہاں کی جو کرسچن لوکیلٹیز میں جہاں ایکچولی یہ واقعات ہوئے ہیں ان لوگوں میں تھوڑا سا ایک احساس ہو کہ اس ملک میں سارے ہی مسلمان جو ہیں وہ انسانیت کا جو احساس ہے وہ نہیں کھو چکے. ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صلاح الدین صاحب، یہ واقعی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس حوالے سے آبزرو کیا ہنا صاحبہ نے اور ہم سے شیئر کر رہی ہیں. اب ایچ آر سی پی کا جو لاسٹ پریس کانفرنس کا میں حوالہ دے رہی ہوں، اس میں سیاسی جماعتوں کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ آپ مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کا عہد کریں اور ایک انکلوزیو ماحول بنایا جائے. لیکن ہم ایک اور بھی روایت دیکھتے ہیں جہاں پر پچھلے کچھ عرصے کے اندر سیاسی جماعتیں بھی بہت مذہبی کارڈ کھیلنے لگی ہیں، مذہب کے اراؤنڈ بہت ڈبیٹ کرنا شروع کی گئی ہے، بجائے اس کے کہ اقلیتوں کے لیے ایک تحفظ اور ایک محفوظ ماحول کے حوالے سے بات کی جائے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امید سیاسی جماعتوں سے لگانا درست ہے، یا ہمیں اثر نو ان قوانین کے اوپر غور کرنے کی اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے زیر اثر یہ جو ہے وہ مقدمات بھی بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی اب ہنا جیلانی صاحبہ تو اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے 3 دہائیوں سے آواز اٹھا رہی ہیں، 3-4 دہائیوں سے. میں تو صرف اتنا کہوں گا، ان کے سامنے ہم طفل مکتب ہیں، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں قوانین کا مسئلہ ہے. ایک ٹائم پہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ قوانین تو ہیں مگر یہ جو ایشوز ہیں، بلاسفمی کے کیسز بنائے جاتے ہیں، یہ آپس میں اپنا زمین کے جھگڑے ہیں، یہ وہ وغیرہ آپس کی لڑائیاں ہیں، ان کو یہ ایک رنگ لوگ دیتے ہیں. پھر کہا جاتا تھا کہ نہیں، یہ جو اسٹیٹ ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ چند ایسی شدت پسند تنظیموں کو اپنے مقاصد کے لیے پروٹیکشن دیتی ہے وغیرہ، اس کی وجہ سے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اب شاید ایک زمانے میں یہ باتیں صحیح ہوں، مگر اب جو ہم نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں جو ہم نے بیج بوئے ہیں وہ اب پھل پھول رہے ہیں. اور یہ مسئلہ کسی سیاسی جماعت کا یا مذہبی تنظیموں کا یا اسٹیٹ کے اداروں کا یا قوانین کا ہے. میں سمجھتا ہوں اب مسئلہ ہماری پورے معاشرے میں آ گیا ہے کہ یہ جو نفرت ہے اور اقلیتوں کے ساتھ، خواہ وہ عیسائی ہوں یا ہندو ہوں یا احمدی ہوں یا جس قسم کی اقلیت ہے، اس کے خلاف اب اتنی نفرت پھیلا دی گئی ہے اور وہ رج بس گئی ہے ہمارے معاشرے میں. ابھی یہ آپ ہر روز یہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی عبادت گاہ جلا دی جاتی ہے، کوئی گرجا جلا دی جاتی ہے. اور اب آپ دیکھیں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. جو اب یہ نئے قوانین جو آ رہے ہیں بلاسفمی کے، جو ابھی صدر صاحب نے واپس بھی کیے ہیں، اس میں وہ جو ہیٹ ٹارگٹس تھے ان کو ایکسپینڈ کر کے اہل تشیع برادری کو بھی ان ہیٹ ٹارگٹس میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ چیز اب تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام ہر شعبے سے جو کوئی بھی شخص تعلق رکھتا ہے، ان کو ابھی ہمیں نوش کے اگر ناخن نہیں لیں گے، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، تو یہ چیز ہماری پورے ملک کو تباہ کر دے گی. ہم ادھر ادھر ہم باتیں تو کرتے ہیں، ہم ساتھ میں انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں دیکھیں ہندوتوا کے بعد کیا مسلمانوں کے ساتھ، وہاں عیسائیوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے سلوک ہم اپنے ملک میں کر رہے ہیں. تو جب تک ہم سب مل کے، اور ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز اس پروسیس کا حصہ ہیں، مگر جب تک ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارا فیوچر بہت ڈارک ہے. خدیجہ آپ کے خیال میں، جی حنا صاحبہ آپ ایڈ کر لیں. جی پلیز.
मैं सलाउद्दीन से बिल्कुल इस हद तक इत्तफाक करती हूँ कि 4 दहाइयों से आपने इंडोक्ट्रिनेट लोगों को और एक सोशल माइंडसेट ऐसा बनाया है कि बुग़्ज़ जो है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बढ़ता रहा है, लेकिन जो एक वायलेंट मॉब की जो एक उसको मुतहरिक करना और इंसाइटमेंट करना, वो हमेशा ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ रखते हैं, ये करते हैं, और ऐसा ही जड़ावाला में भी हुआ है। और मैंने आज भी, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब से मेरी आज मुलाकात हुई है, तो सबसे पहली बात ये रखी है कि आप इन्वेस्टिगेशंस करें, डिटरेंट सेंटेंसेस ज़रूर दें, लेकिन रियासत को अब कम अज़ कम एक लाया अमल बनाना पड़ेगा कि इन ग्रुप से किस तरह डील करना है, क्योंकि ये अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई गई है कि इन ग्रुप्स को अब एक मॉन्स्टर बना दिया है कि जिससे रियासत भी डरने लगी है। खदीजा, आप किस सोच की हामिल हैं? अब आप समझती हैं कि वही जो काफ़ी अरसे से एक नफ़रतें फैलाई गई थी, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक माइंडसेट उस वक्त बनाया गया था, ये उसी के असरात हैं, या अब इंडिविजुअल सतह के ऊपर और उसके साथ ऐड ऑन होते हैं ये मुहर्रिकात जिसका जिक्र यहाँ पे हिना साहिबा ने भी किया है, जिसकी वजह से हम इजाफा देख रहे हैं इन वाक़यात में? और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पर मैं जानना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने आज काफ़ी सख्त स्टेटमेंट दिया। हमने बहुत कम देखा है प्राइम मिनिस्टर की सतह के ऊपर इस किस्म का स्टेटमेंट आया, लेकिन ऑब्वियसली वो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास एक हद से ज़्यादा इख्तियार भी नहीं है और एक हद से ज़्यादा टाइम भी नहीं है इस पोजीशन के ऊपर। सो आप क्या समझती हैं कि अमली इकदाम कैसे हों ताकि अब डिबेट से आगे बढ़कर और हम कोई प्रैक्टिकल इकदाम करें? देखिए, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने एमडीओ का नाम लिया है, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जी, इस पोजीशन में बिल्कुल एमडीओ का नाम नहीं लिया। हाँ जी, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज रेफरिंग टू खदीजा साहिबा। बिल्कुल, इसमें मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हमारे जनरली एक माशरे में लैक ऑफ टॉलरेंस है और वायलेंस को यूज़ किया जाता है हर सतह पे टू जस्टिफाई, और जब इसको जस्टिफाई इस नाम पे, फेथ के नाम पे किया जाता है तो नफ़रतें बढ़ती हैं। और इस तरह के मामलात जो जड़ावाला में हमने देखा, इससे पहले हमने श्रीलंकन शहरी के साथ जो उसको जिस तरह मॉब लिंचिंग की मेंटालिटी तब रूबरू हुई, किस तरह उसको मशाल खान को किस तरह मार दिया गया था, किस तरह उसको दरिंदगी का सामना करना पड़ा। तो ये इसी चीज़ को जब तक हमारी स्टेट की सीरियसनेस हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स देना कि जी इनके साथ कड़ी से कड़ी इनको जो है इनसे सजाएं होंगी, इस चीज़ को हमें अमली तौर पे होते हुए देखना है। क्योंकि अगर ये लोग अभी इनको नहीं पकड़ेंगे, हमारे पास सारी लेजिस्लेशन मौजूद है, हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। आर्टिकल 36 कहता है कि आपने इनको माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने हैं और इनको आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। आपने उनका फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ थॉट जो है आप उनका कर्ब नहीं कर सकते। तो क्यों हम इसको इतना ज़्यादा फ़रोग देते हैं कि जी आपने कायदे आज़म की बात कर लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, लेकिन इतनी नफरतें फैल गई हैं, हमारी सियासी जमातें जो हैं वो इसको रिलीजन कार्ड को यूज़ करती हैं अपने मकासद के लिए। और अब जिस तरह की लेजिस्लेशंस आ रही हैं, जिस तरह की, आपको पता है कितना आसान है हमारे मुल्क में अपनी पर्सनल वेंजेंस निकालना, पर्सनल बदले निकालने के लिए आप झूठा इल्ज़ाम लगा देते हो और उसके बाद चूंकि एफआईआर हो जाती है, वो बंदा अंदर चला जाता है जेल में बिहाइंड द बार्स, उसको निकलवाना इतना मुश्किल काम होता है क्योंकि जजेस भी इन केसेस में फिर इंटरफेयर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट तक जब बात जाती है तब जाके उनको कोई रिलीफ बेल की हद तक मिल जाता है, लेकिन झूठे इल्ज़ामात में बहुत से लोग हैं जो हमारे जेलों में फंसे पड़े हुए हैं। हमारी जेल प्रिजन, आप हमारी प्रिजन पॉपुलेशन देख लें कितनी बढ़ गई है, और इन 9th में के केसेस के बाद तो मजीद बढ़ गई है, जगह नहीं है रखने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को डाली जा रहे हैं। तो आई थिंक हमें टॉलरेंस, और जब तक हम टॉलरेंट नहीं होंगे, हमारे माशरे में सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं उजागर होगा कि सोशल जस्टिस क्या होगा। और इसमें मैं ऐड करते हुए खदीजा जो आप कह रही हैं कि इस पे जी बिल्कुल, और इस पे एक और जो डर और उससे भी कुछ कदम हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर आज भी हम खुलकर बात नहीं कर सकते। अभी हमने डिबेट तो किया, लेकिन जिस हद तक इस डिबेट को लेके जाना चाहिए था उस हद तक हम इसको नहीं लेके जा सकते। इसलिए एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो एक और बहुत संगीन मामला है। एक मासूम बच्ची फातिमा, वो ज़िंदगी की बाजी हार गई और जिन हालात में हारी वो सब पूरे पाकिस्तान ने देखा। और एक बच्ची है रिजवाना जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, और दोनों कम उम्र मुलाजिमीन
थीं कुछ बाअसर लोगों के घर पे, तो क्या वजह है पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का खात्मा नहीं हो रहा? बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करते हैं जो छोटे बच्चे हैं उनकी मुलाजमत के हवाले से जो वाक़यात हैं उसने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ही सुबकी होती है, लेकिन फिर भी इन वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। खदीजा पहले आप कमेंट कीजिएगा। अब जो इसके हवाले से अब जो चाइल्ड लेबर है इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उसको मुलाजमत पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी आप भी देखती होंगी, हम भी देखते हैं कि हम आए रोज़ देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो मुलाजमत के ऊपर होते हैं और ज़्यादातर उनको उनसे उनकी उम्र के बच्चों का ख्याल रखने के लिए रखा हुआ होता है। सो फिर लिहाजा इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो फातिमा के साथ हुआ या फिर रिजवाना के साथ हुआ। क्या वजह है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा जो सुप्रीम कोर्ट का माजी में फ़ैसला मौजूद है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले बुनियादी वजूहात तो ये हैं कि जो हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान कोई एक यूनिवर्सल कानून नहीं है। हमारा जो सूबे हैं उन्होंने अपनी लेजिस्लेशन इसके ऊपर की भी है, लेकिन मसला यहाँ पर आ जाता है कि क्रिमिनलाइज अभी तक से नहीं हुआ। 1 महीने की सज़ा है, 50,000 का फ़ाइन है, वो किसी के लिए भी डिटरेंस का सबब नहीं बनता। उससे कोई भी जो है वो बच्चों को एक मुलाजमत, मैं तो कहती हूँ बच्चों के लिए मुलाजमत का लफ्ज़ यूज़ करना भी गलत है। चाइल्ड लेबर जुर्म है और जुर्म रहेगा, लेकिन मसला ये है कि जो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं अभी भी उनके अपने घरों में छोटी उम्र के बच्चे वो काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इन्फ्लुएंशियल लोग हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे जिस भी हो, हर तबके के लोग, चाहे इन्फ्लुएंशियल लोग स्पेशली, उनके घरों में बच्चे मौजूद हैं और उसकी जस्टिफिकेशन भी वो देते हैं कि जी हम तो बहुत प्यार से रखते हैं, हम तो उनका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन आप क्या अपने बच्चे से कभी काम कराएंगे जिस तरह आप किसी और के बच्चे से करा रहे हैं? तो मसला ये कि गरीब के बच्चे के ऊपर रोब चलता है, गरीब के बच्चे के ऊपर सारा जुल्म ढाया जाता है क्योंकि वो बेबस होता है, वो बोल नहीं सकता और वो बेजुबान होता है। तो जब तक इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजाएं नहीं होंगी कि अगर आपने बच्चे को मुलाजमत पे रखा है, अगर आप कहीं देखें ये होते हुए, उसको आप रिपोर्ट करें। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, सारा अहमद इस पे बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं, उनको आप 1121 पे कॉल करें और बताएं कि ये हमारे नेबरहुड में, ये हमारे अपने रिश्तेदारों के घर में ये बच्ची काम कर रही है, इसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, ताकि आप अपना इंडिविजुअल लेवल पे एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप अपना रोल अदा करें। जब तक आप नहीं करेंगे ये लोगों को बढ़ावा मिलता जाएगा। इस तरह की कितनी फातिमा है जो दफन होगी, इस तरह की कितनी इंडिविजुअल सतह के ऊपर, बिल्कुल सही, नाम मिट गए। मैं आपकी बात काट रही हूँ खदीजा, वह वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं हिना साहिबा का कमेंट पीस पे चाहूँगी। हिना साहिबा, अब ये सिर्फ मुलाजमत का मामला नहीं है, ये जो फातिमा की मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें जो जिस किस्म के हकाइक सामने रखे गए हैं, तो बज़ाहिर यहाँ पर रेप के केसेस भी हैं और मुलाजमत भी है और हर तरह की हक तलफी है। सो आपका क्या मुतालबा होगा, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि कवानीन का यूनिफॉर्म ना होना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। कवानीन जो हैं ये गैर मुअस्सर भी हैं, उनमें बहुत सी इनएडिक्वेसीज हैं। सो प्रॉपर लेजिस्लेशन की तो ज़रूरत है ही, लेकिन आप अपने माशरे को देखिए, आपका माशरा जुल्म के लिए कितनी टॉलरेंस रखता है और कॉन्डोनेशन रखता है और उन प्रैक्टिसेस को नॉर्मल समझता है जिसमें जुल्म इस हद तक है कि बच्चे अपनी जो फिजिकल प्रोटेक्शन है वो भी नहीं कर सकते। तो ये आप सही कह रही हैं कि ये सिर्फ अब चाइल्ड लेबर का मामला नहीं रहा। और दूसरी बात ये अहम है कि ऐसे मामलात जब हो जाते हैं तब आके जो रियासत है या माशरती जो लोग हैं, समाज हमारा जो है, तब शोर मचाता है। हम उस वक्त क्यों नहीं आवाज़ें उठाते उन लोगों के साथ जो बार बार पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये एक ऐसी ऑक्यूपेशन में आपने बच्चे को डाला है जहां वो बच्चा एक्सपोज्ड है नॉट ओनली टू फिजिकल वायलेंस बट जनरली ऑल्सो टू एक्सप्लॉयटेशन। तीसरी बात, मैं समझती हूँ हम माँ बाप को क्यों माफ कर रहे हैं? क्या कौन लेके जाता है उन बच्चों को इस किस्म की मुलाजमतें दिलवाने और ये उम्मीद करता है कि उनके घर की या पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से हम दूर करें? तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो माशरे के अंदर भी है और रियासत की नाअहली में और सुस्तगिरी में।
والدین جو بچوں کو ملازمت پر رکھواتے ہیں ان کو بھی ہمیں برابر کا شریک ہی سمجھنا چاہیے، اور ختیجہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سوشل بوائیکاٹ ان کا کریں۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، صلاح الدین صاحب سے بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے، کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کے لیے ای سی پی کو پابند کر سکے؟ شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ صلاح الدین صاحب، آج کی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک بڑا سرپرائز دوبارہ دیا ہے اس ٹویٹ کے بعد جو پہلے انہوں نے کی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر ہمارے پاس آئیں اور میرے پاس آئے، ملاقات کریں، لیکن 90 دن کے اندر آئین کے مطابق الیکشنز بھی کروائیں۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب خانہ پوری جیسا بیان ہی ہے یا جینوئنلی وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کیا؟ جو اب ترامیم ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ میں، اختیار نہیں ہے ان کے پاس اس کا؟ دیکھیں میری رائے میں تو آئین کا جو آرٹیکل 48(5) ہے اس کے تحت جب صدر مملکت خود اسمبلیاں تحلیل کریں جیسے کہ اس کیس میں ہوا ہے تو ان کا اختیار ہوتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ وہ مقرر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ میں بھی غالباً سیکشن 57 ہے، اس میں بھی صدر پاکستان کا اختیار ہے۔ البتہ الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں گے، تو انہوں نے ان دونوں پروویژنز کو ساتھ مد نظر رکھتے ہوئے غالباً الیکشن کمیشن کو مدعو کیا ہے۔ میری رائے میں تو یہ صدر پاکستان کا ہی اختیار ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی الیکشنز کا معاملہ تھا، البتہ وہاں ایشو ایک گورنرز اور ای سی پی کے آپس میں اختیارات کا ایک ایشو تھا، مگر وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ جب گورنر اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے جیسے کہ خیبر پختونخوا میں کی تھی، تو گورنر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ پھر الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرے۔ تو اسی کی پیرلل پروویژن آئین کی آرٹیکل 48 ہے، جس میں جب صدر پاکستان جب اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہوتا ہے ڈیٹ مقرر کرنا۔ اور حلقہ بندیوں جن کی وجہ سے اب ڈیلے ہو رہا ہے اس پہ کہ یہ آج کی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سی سی آئی کے اجلاس کے خلاف کل کہا جا رہا ہے، شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں درخواست دائر کریں گے، اس کو آپ سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ اس کے اندر کوئی اس میں سے کوئی فیصلہ اس قسم کا آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہی اس کے اندر پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ نگراں سی ایمز تھے اس اجلاس کے اندر، اس لیے وہ قانونی نہیں تھا۔ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس پہ نیچرلی اینڈ آف دا ڈے عدالتیں اور عدالت عظمیٰ انوالو ہوں گی۔ دیکھیں یہ بھی ایک آئین میں ہے کہ جب ایک بار سینسس نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو جو ایلوکیشن آف سیٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ صوبوں کو وہ دوبارہ سے ہونی ہوتی ہیں اس نئے سینسس کے مطابق۔ تو اس میں اگر کسی صوبے کی بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں تو وہ ایک، اور نیچرلی وہ ایک بڑا ایک فیڈرل وفاقی معاملہ ہے جس میں اور بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، تو وہ ہونا ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ البتہ اس سینیریو میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہم نئی ایلوکیشن نہیں کریں گے پروونسز کے حوالے سے، صرف حلقہ بندیاں کریں گے انسائیڈ ایچ انڈیویجول پروونس، مگر وہ بھی الیکشن ایکٹ میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ سینسس کے نوٹیفائی ہونے کے بعد آپ اس کے مطابق حلقہ بندیاں کریں۔ نیچرلی الیکشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیئرلی نمائندگی ملے جو عوام ہے، اور وہ نمائندگی جو ہے وہ اگر صاف شفاف حلقہ بندیاں ہیں جو آج کی پاپولیشن کے حوالے سے ہیں تو وہ نمائندگی زیادہ یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ دونوں، اس کے ساتھ ساتھ آئین میں آبویسلی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن میں الیکشنز کروائی جائیں، تو یہ دونوں جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں اس کو پھر ریزالو کرنے کے لیے نیچرلی پھر عدالتوں کو اس پہ اپنا مائنڈ لڑانا پڑے گا۔
صحیح، لیکن اس موجودہ تناظر میں پھر یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یہ شفافیت کے لیے نہیں بلکہ ڈیلے اور ٹائم بائنگ ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ خدیجہ، کلوزنگ ریمارکس آپ سے میں چاہوں گی، آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جب ایک سیاسی جماعت کی لیگل بیٹل جاری ہے اور اس دوران اب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایک مؤثر ایک سب کے لیے برابر ایک ماحول ہوگا الیکشن کی طرف جانے کا؟ دیکھیے، ویسے ایز اے لائر تو میں یہی کہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کروں گی کہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے الیکشنز، اور آرٹیکل جو ہے وہ رین کرے گا سپریم۔ ہماری جتنی مرضی لیجسلیشنز آ جائیں، مشاورت کرنی ہے، لیکن آرٹیکل 48(5) اور آرٹیکل 48(4) آف دا کانسٹیٹیوشن ول ٹیک پریسیڈنس اوور آل سبسیکوینٹ لیجسلیشنز۔ لیکن اس میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونا بہت ضروری ہے، جہاں پر ہماری ایک سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ بیرون ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لیڈر جو ہیں وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ان سب کو پولیٹیکل اپنی پارٹیز کو لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے، ان کی مکمل طور پہ ہم دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں، ان سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے۔ کسی ایک پارٹی کو سپریس کر کے آپ کبھی بھی الیکشن میں متوقع یہ نہیں کر سکتے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ اگر زبردستی ان سے جو ہے وہ پارٹیز چھڑوائی جائیں گی اور ان کو سپریس کیا جائے گا، ان کو بند کر دیا جائے گا جیلوں میں، تو پھر تو بالکل یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو میں امید یہی رکھتی ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھا جائے گا اور فیئرلی جو ہے ہمارے الیکشنز ان دا کمنگ 90 ڈیز جو ہیں اناؤنس ہو جائیں گے، اور الیکشنز کو یقینی بنانا ہماری کیئر ٹیکر حکومت کا فرض ہے، اور اس فرض کو وہ پورا کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاورز کو کوئی بھی سپرسیڈ نہیں کر سکتا، جو ان کی پاور ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ کس دن جو ہے الیکشنز ہوں گے۔ شفاف الیکشن کے اوپر آپ زور دے رہی ہیں، بہت بہت شکریہ بیرسٹر ختیجہ صدیقی، بیرسٹر صلاح الدین صاحب، اور پروگرام میں ہنا جیلانی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ان اہم موضوعات کے اوپر گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ سو دعا یہ ہے کہ ترجیحات ہماری درست ہوں اور جو سب سے سنگین مسائل ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، خواہ وہ بچوں کے حقوق ہوں، خواتین کے ہوں یا اقلیتوں کے ہوں۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ اب ان کے اوپر غور کیا جائے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔